नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जानेंगे राजस्थान जीके से आने वाला ये जो पार्ट हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज के रूप में, तो आप इनका सही अंदाज़ा लगाकर आंसर बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बरबुलिया, वायु के चक्रवात। ऑप्शन बी है मावट, चक्रवाती वर्षा। ऑप्शन सी है पुरवैया, अरब सागरीय मानसून पवने। ऑप्शन डी है दोगड़ा, मानसून पूर्व की वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पर ये असुमेलित आंसर है। बरबुलिया जानते हैं किसे कहते हैं? बरबुलिया जो थार के मरुस्थल होता है हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र, उसमें जो अकस्मात आने वाली जो चक्रवाती इस पवनें होती हैं उसे स्थानीय भाषा में बरबुलिया कहते हैं। तो वायु चक्रवात बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मावट जो चक्रवाती वर्षा होती हैं, पश्चिमी विक्षेपों के कारण जो वर्षा होती हैं शीतकाल में, जो दिसंबर जनवरी के आसपास जो वर्षा होती हैं उसे मावट कहते हैं। और मावट जो रबी की फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, इन्हें गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और सी जो पॉइंट है पुरवैया, पुरवैया दक्षिण जो पश्चिमी मानसून की जो बंगाली खाड़ी शाखा है वहाँ से आने वाली पवनें होती हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है अरब सागरे, जबकि जो शाखा होती है इसकी मानसूनी शाखा वो होती है बंगाल की खाड़ी की आने वाली शाखा। ठीक है, उसे पुरवैया कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है उसे पुरवैया कहते हैं। उनकी जो आने वाली पवनें हैं उन्हें पुरवैया कहते हैं। दोगड़ा जो मानसून के पूर्व में जो वर्षा होती है उसे दोगड़ा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। निम्नलिखित में से भीलवाड़ा में स्थित त्रिवेणी संगम सही युग्म है। तो त्रिवेणी जो भीलवाड़ा में जो संगम होता है, 3 नदियों का समूह, यानी कि संगम किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अपने पास हैं बनास डाई खारी। ऑप्शन बी है माही सोम जाखम। ऑप्शन सी है बनास चंबल सीप। ऑप्शन डी है बनास बेडस मेनाल। तो भीलवाड़ा में जो होती हैं, भीलवाड़ा बिगोद भीलवाड़ा में जो बनास बेडस और मेनाल आकर मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भीलवाड़ा में कौन होता है, कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? बनास, बेडच और मेनाल। और भीलवाड़ा के कौन से स्थान पर? बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा। और बनास डाई खारी, जैसे त्रिवेणी संगम है बनास डाई खारी, ये कहाँ पर होती हैं? ये होती है टोंक जिले में। ठीक है, राजमहल टोंक। ठीक है, माही सोम जाखम, ये त्रिवेणी संगम पड़ता है नवाटपुरा गांव डूंगरपुर। नवाटपुरा गांव डूंगरपुर, ये सोम माही जाखम नदियों का संगम कहाँ पर होता है? नवाटपुरा गांव डूंगरपुर। और बनास चंबल सीप, ये है त्रिवेणी संगम रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। ठीक है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर जो एक ही क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन त्रिवेणी संगम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बनास डाई खारी, जो बनास डाई खारी होती हैं ये राजमहल टोंक में बनती हैं। सोम माही जाखम जो संगम बनता है सोम माही जाखम, वे नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में बनता है। और बनास चंबल सीप ये रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में बनता है। बनास बेडच और मेनाल ये बिगोद भीलवाड़ा में बनता है। ये त्रिवेणी संगम बनता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 3rd। निम्नलिखित में से बालुका स्तूप प्रधान वायु युग्म नहीं है। बालेरी, ऑप्शन नंबर ए है बालेरी सूरतगढ़। ऑप्शन बी है बायतू चौहटन। ऑप्शन सी है पोखरण रामगढ़। ऑप्शन डी है शिव शेरगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बालुका स्तूप प्रधान युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है पोखरण रामगढ़। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाता है। उच्चावचन के आधार पर जो बालुका स्तूप होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 41.50% है, जबकि बालुका जो युक्त प्रदेश हैं वह हैं 58.50। ठीक है, तो बालुका मुक्त प्रदेश 41.50 है और बालुका मुक्त प्रदेश युक्त प्रदेश है 58.50। ठीक है, तो बालुका स्तूप को उच्चावचन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। और जो हमारा जो रामगढ़ है, ठीक है, पथरीला स्थान है जो रामगढ़ आता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिवेणी बना देते हैं,
ये है पोखरण, ठीक है, ये पोखरण हो गया है, ये फलौदी हो गया है, ठीक है, और ये हो जाता है बालोथरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पथरीला स्थान है, एक मरुस्थल है जिसको पथरीला मरुस्थल है जिसको हमादा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आ जाता है रामगढ़ और यहाँ पर आ जाता है मोहनगढ़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि निम्न में से बालू का स्तूप प्रधान वाला युग्म नहीं है, तो वो है पोखरण रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 4 में है पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान में निम्नलिखित जिलों की व्यवस्थित क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान के जो जिले हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पश्चिम में, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पश्चिम में सबसे पहले आएगा पाली, उसके बाद पश्चिम में देखा जाए सबसे, उसके बाद पाली के बाद भीलवाड़ा, ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा के बाद टोंक और उसके बाद करौली। मतलब 2, 4, 1 और 3, ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि पश्चिम से राजस्थान में जिलों की स्थिति देखी जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है कि सबसे पहले पाली दिखा जाएगा, फिर भीलवाड़ा और फिर टोंक, फिर करौली, ठीक है। तो ये क्रम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। 5वां क्वेश्चन है राजस्थान में सालर वन मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सालर वन मुख्यतः जो हमारा राजस्थान है उसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ हो जाता है, सीकर हो जाता है, झुंझुनू हो जाता है, जालौर हो जाता है, जोधपुर हो जाता है, इन क्षेत्रों में सालर वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा कि कौन सा ऑप्शन है? अब ऑप्शन ए है अप्रैल 1991, ऑप्शन बी है जून 1994, ऑप्शन सी है जून 1998, ऑप्शन डी है जून 1978। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1978 में, जून 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान में लागू की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान में कब लागू की गई थी? जून 1978 में, जून 1978 में राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म है। तो 100 से 100 से जो 100 से कम वाले जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व होता है वो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें कि जो जिलों का घनत्व, सर्वाधिक जिलों का घनत्व, सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और वो कितना है? वो है 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम पूछी जाए तो सबसे कम है जैसलमेर का, ठीक है, जैसलमेर का सबसे कम है और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो जयपुर का है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करें क्वेश्चन की कि जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व किन जिलों का सही युग्म है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 100 से क्या बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का है। बीकानेर का बात करें तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, और बाड़मेर की बात करें तो 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 100 से भी कम है। तो 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, ठीक है।
जयपुर का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भरतपुर की बात करें तो 503 वर्ग किलोमीटर और दौसा की बात करें तो 476 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धनिया मंडी किसे कहते हैं? धनिया मंडी, अब धनिया मंडी कहाँ पर है? सबसे पहले तो धनिया मंडी ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। कोटा की जो रामगंज मंडी है धनिया मंडी कहलाती है। कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया मंडी कहलाती है। और पाली में कौन सी मंडी है? सोजत पाली, यानी कि सोजत पाली में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर है फूल मंडी के लिए। अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? फूल मंडी के लिए। और बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध है मूंगफली मंडी के लिए। तो धनिया मंडी है हमारे कोटा में रामगंज मंडी। ठीक है, रामगंज मंडी। पाली में कौन सी मंडी है? मेहंदी मंडी। और अजमेर में फूल मंडी और बीकानेर में मूंगफली मंडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पशु गणना 2019 के अनुसार देश का कुल कितना प्रतिशत गोवंश राजस्थान में पाया जाता है? तो पशु गणना 2019 में हुई थी और उसके अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत गोवंश राजस्थान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में बात करें हम, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है 7.24 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी 7.24 प्रतिशत। राजस्थान देश में 7.24% का योगदान रखता है। और गोवंश की बात करें तो देखो गोवंश ये तो हैं गोवंश। ठीक है, अब गोवंश जो हैं वो तो हैं 7.24 और 12.47 हैं वो है भैंस। ठीक है, 10% की बात करें तो 10% के 10.74%। ठीक है, तो ये हैं भेड़ें। ठीक है, ये भेड़ हैं। ठीक है, तो अभी राजस्थान में गोवंश की बात की गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। अब देखिए सूची 1 है हमारे पास में और सूची 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है? नाहरगढ़। ठीक है, और एक है नक्की झील, एक है जूनागढ़ दुर्ग, एक है पटवाओं की हवेली। तो पटवाओं की हवेली देखिए क्या क्या बात करते हैं। पटवाओं की हवेली जैसलमेर में, नाहरगढ़ जयपुर में है और नक्की झील सिरोही में है और जूनागढ़ बीकानेर में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखें, हमारे पास में जो ऑप्शन है नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है, तो नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में 1 पे 1। ठीक है, 1 पे 1 कहाँ पर है? सी नंबर पे है 1 पे 1। ठीक है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन से राइट हो गया है, सी बाय ए पे 1 पे 1 और बी नक्की झील है सिरोही में। ठीक है, और जूनागढ़ बीकानेर में है और पटवाओं की हवेली जैसलमेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में कौन सी नोडल एजेंसी बनाई गई है? तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी काम करती हैं कि जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना है, उनमें जो नोडल एजेंसी काम कर रही हैं वो हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2021 तक राज्य में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी हो गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचर की दृष्टि से। दिसंबर 2021 तक राज्य में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 35 हो गई हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई हैं। ये 2020 में भी 35 थी, अभी भी 35 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
और 13 क्वेश्चन है हमारे पास में, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। ठीक है, सभ्यता से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आहड़ सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं। आहड़ सभ्यता के जो इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा, उसके अनुसार जो आहड़वासी हैं, ऑप्शन नंबर 1 हैं, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे। ऑप्शन बी हैं, इसकी प्रमुख फसलें ज्वार और चावल थी। ऑप्शन सी हैं, यहाँ पर मुख्य कृषि व्यवसाय, यानी कि जो इनका व्यवसाय है प्रमुखतः मुख्य कृषि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हैं, इनका जो प्रमुख उद्योग है वो तांबा उद्योग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास में टकराते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर टकराएंगे कि आहड़वासी में ये दो तो बिल्कुल करेक्ट हैं कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो कृषि आहड़वासी कृषि से परिचित थे, जानकार थे और ज्वार चावल भी करते थे वो। लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि था या तांबा उद्योग था। तो मुख्य व्यवसाय जो था इनका वो था उद्योग, यानी कि तांबा उद्योग। ठीक है, आहड़वासी, ना कि यहाँ पर कृषि नहीं, प्रमुख उद्योग इनका कृषि नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 वंश हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश हैं, चौहान वंश हैं, परमार वंश हैं, राठौड़ वंश हैं। तो इसमें से कौन से राजवंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार चंदेल जो वंश हैं उनके शिलालेख गुज्जर प्रतिहार में इसका भी उल्लेख लिख रहे हुए हैं और ये बेसिकली 6वीं शताब्दी का माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के तक यहाँ पर। और जो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष मूल पुरुष हैं वो हैं हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, गुज्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र। ठीक है, मूल पुरुष माना जाता है गुज्जर प्रतिहार वंश का, और गुज्जर प्रतिहार वंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, कन्नौज के गढ़वाल शासक विजयपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया था। तो कन्नौज के जो शासक थे गढ़वाल शासक, वो गढ़वाल शासक विजयपाल, उसको किस चौहान वंश ने, जो चौहान शासक ने पराजित किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन 1 हैं अजिराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर को पराजित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था, तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और ये पहला शासक था जिसने ऐसा किया था। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के कुसुम शाह को भी पराजित किया था। ठीक है, और इन्होंने एक जो बीसलपुर बांध है अपने जो टोंक में है बीसलपुर बांध, उसका निर्माण करवाया था और इनको बीसल देव भी कहा जाता है। तो चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव चौहान भी कहा जाता है और इन्होंने बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, 1311 में जालोर में हुए शाखा जौहर का नेतृत्व किसने किया था। जो जालोर में जो शाखा हुआ है 1300, पहले सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 में। फिर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया था और तीसरी बार उन्होंने 1308 में सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था और 1311 में उन्होंने जालोर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का पहला शाखा चित्तौड़ में हुआ था 1301 में। ठीक है, अब जो जालोर में हुआ 1311 में, उसका जो शाखा हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, सीधी सी बात है, किसने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर आ जाएगी रानी जेतलदे। कौन आ जाएगा, रानी जेतलदे के द्वारा जालोर में शाखा का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।